हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी हमारे चैप्टर 8 जिसका नाम था धातु, अधातु और उपधातु, इसके बारे में अपना अगला लेक्चर वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी फ्रेंड्स, अगर पिछला वीडियो आपने देखा हो तो उसमें हमने अधातु और हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से तत्व अधातु हैं, उनकी कुछ खास विशेषताएं या उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम देख रहे थे। तो इसके जस्ट पीछे लेक्चर में हमने हाइड्रोजन को देखा था। आज हम आगे ऐसे कुछ धातुओं को कुछ अधातुओं और तत्वों या उनकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि आप बिना स्किप किए वीडियो पूरा अंत तक देखें। पता नहीं किस पॉइंट पे आपको कौन सा शब्द मिल जाए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो बिना स्किप किए देखें और अंत में वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए आज हम वीडियो का आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं और इस उम्मीद से शुरू करते हैं कि यह आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभदायी है, ये तो हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है। तो आज के लेक्चर में हम, जैसा कि हमने पिछले में हाइड्रोजन को देखा था, आज कार्बन के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बन जिसका संकेत है C, इसका परमाणु क्रमांक है 6 और परमाणु द्रव्यमान है 12। अर्थात कार्बन जिसका संकेत C, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। ये फ्रेंड्स, कार्बन भी एक अधातु है और इसकी खास विशेषता ये है कि कार्बन के जो यौगिक हैं वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक यौगिक मिलते हैं किसके? कार्बन के। ये एक पहली विशेषता हो गई कि कार्बन के ही सबसे अधिक यौगिक मिलते हैं प्रकृति में, कार्बन के, जो कि एक अधातु है और जिसके बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। और कार्बन, जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जब हमने पहला लेक्चर वीडियो देखा था केमिस्ट्री सीरीज में, उसमें हमने अपनी अध्ययन सामग्री देखी थी कि हम कौन कौन से लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो हमने उसमें एक चैप्टर ये भी देखा था कि हम कार्बनिक रसायन ये अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के बारे में। अर्थात ऐसे पदार्थ या कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य उपलब्ध होती है। तो चूंकि हम केमिस्ट्री पूरी सीरीज में एक अलग से चैप्टर ही कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक रसायनों, इनका अध्ययन करेंगे, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रकृति में कार्बन के यौगिक अधिक ही होंगे और कार्बन कितना मुख्य तत्व है प्रकृति में। तो प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक मिलते हैं किसके? कार्बन के। और फ्रेंड्स, जो कार्बन से प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण, कार्बन के अपर रूप से। तो कार्बन के अपर रूप 2 हैं। तो कार्बन के 2 अपर रूप हैं, उनके नाम हम जानेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि अपर रूप क्या होता है। तो अपर रूप फ्रेंड्स, अगर इसकी परिभाषा लिखे अपर रूप की, तो ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण तो समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो। ऐसे पदार्थ
जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण असमान हो या भिन्न हो। तो ऐसे पदार्थ आपस में अपर रूप कहलाते हैं। तो कार्बन के दो अपर रूप हैं, अर्थात जो भी अपर रूप है इनका रासायनिक गुण तो समान है, अर्थात कार्बन से उनका रासायनिक गुण मिलता जुलता है, लेकिन भौतिक गुण कार्बन से विपरीत है। तो कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो दो अपर रूप में पहला हीरा, जिसे डायमंड भी कहते हैं, और दूसरा ग्रेफाइट। तो हीरा के बारे में इतना हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, इसमें विशेष चमक होती है हीरे में, जबकि ये अधातु है फिर भी। और ग्रेफाइट को हम सभी ने देखा है, उसके अंश को हम सभी यूज़ करते हैं। हमने जब अपने शुरुआती स्कूल में अध्ययन शुरू किया था, पढ़ाई, पेंसिल यूज़ करते थे हम, और पेंसिल में जो लीड होती है फ्रेंड वो ग्रेफाइट की ही होती है। तो हीरे के बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं हम, इसकी कुछ खास विशेषताएं। तो जो हीरा है फ्रेंड्स, हम सभी ने पढ़ा था कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अधातु कार्बन, उसका अपर रूप हीरा भी रासायनिक गुण में समानता है इसमें, ये भी विद्युत का कुचालक है। कौन? हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा की जो संरचना होती है फ्रेंड्स वो चतुष्फलकीय होती है। तो हीरा विद्युत का कुचालक है, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। और फ्रेंड्स अभी हमने कहा कि हीरे में बहुत चमक होती है, वो टिमटिमाता रहता है। तो इसके टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये कौन सी, जब फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसमें पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक घटना है, ये हम पढ़ेंगे। इसी घटना के कारण ही इसमें ये टिमटिमाने का गुण होता है या एक चमक देखने को मिलती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो हीरा विद्युत का कुचालक है, इसकी संरचना चतुष्फलकीय है, ये टिमटिमाने की विशेषता है इसमें। और किस घटना के कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसकी एक और खास विशेषता है कि यह बहुत ही कठोर तत्व है, या ये कहें कि पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व हैं उन सभी में सबसे ज्यादा कठोर तत्व है। और यही अपवाद था फ्रेंड्स, जब हम अधातुओं के भौतिक गुणों को देख रहे थे। तो अधातु, सभी अधातु मुलायम होते हैं, उनमें कठोरता नहीं होती, लेकिन इनका एक अपवाद हीरा था जो कि कठोर होता है। तो हीरा सबसे कठोर तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और इतना कठोर है कि इसका उपयोग कांच को काटने या खरोचने, अगर कांच को काटना है या उस पर कोई खरोच लाना है या निशान लाना है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का। तो हीरा इतना कठोर है कि इसका प्रयोग कांच को काटने में भी किया जाता है। हीरा पूरे आवर्त सारणी में सबसे कठोर तत्व है। तो ये विशेषताएं रही हीरा की, जो कि हीरा कार्बन का अपर रूप है। एक और, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हमें जानना आवश्यक ही है, अनिवार्य भी है कि हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है पन्ना में, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित एक स्थान है पन्ना। वहाँ ये जगह पन्ना हीरा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हीरा के बारे में था, जो कि कार्बन का अपर रूप है। अगला अपर रूप है या दूसरा अपर रूप कार्बन का, वो है ग्रेफाइट।
जिसे देखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है पेंसिल की लीड। और ग्रेफाइट फ्रेंड्स ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कुचालक था लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। तो कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ये हीरा और ग्रेफाइट के बारे में भी हमने थोड़ा सा देखा। और अपर रूप क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो, वे आपस में अपर रूप कहलाते हैं। तो ये अपर रूप और अपर रूपों के नाम। ग्रेफाइट का एक और उपयोग है पेंसिल के लिए। पेंसिल में ये तो हमने देखा, और इसका उपयोग मंदक में, अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में किया जाता है। जब अभिक्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स और अभिक्रियाओं को नियंत्रित करना होता है या उनकी गति को धीमी करनी होती है, तो किसी न किसी मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कई अभिक्रियाएं हैं जिनमें ग्रेफाइट को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये खास दो उपयोग हैं ग्रेफाइट का। कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से हैं ये हमें जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स कार्बन के समस्थानिक 3 समस्थानिक है कार्बन के। और समस्थानिक क्या है फ्रेंड्स, ये हमने अपने लेक्चरों में पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा वो तो लिंक में क्लिक करें हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, और वहां से यह वीडियो जरूर देखें। समस्थानिक ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वे तत्व आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। तो कार्बन के समस्थानिक 3 है फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं? एक, परमाणु क्रमांक तो सब में ही समान है 3 समस्थानिकों में। परमाणु द्रव्यमान 12, 13 और 14 ये आपस में समस्थानिक है। और फ्रेंड्स ये समस्थानिक C614 इससे भी हमने पढ़ा है हमने पीछे के लेक्चरों में, आप चेक करें। इसका उपयोग कार्बन डेटिंग के रूप में किया जाता है। कार्बन डेटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। और कार्बन डेटिंग क्या है फ्रेंड्स, ये भी हमने पढ़ा था। कार्बन डेटिंग जीव जंतुओं या जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने की प्रक्रिया है, और इस समस्थानिक के माध्यम से आयु का निर्धारण बहुत ही सरलता से हो जाता है। तो ये रहा कार्बन के अपर रूप। अब कार्बन के कुछ यौगिकों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स कार्बन के तो बहुत सारे यौगिक हैं। हम टाइम पर अलग अलग यौगिक और उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ते रहते हैं। कुछ को देखते हैं जो कि हमें उस दिशा में ध्यान जाए कि किस तरह के यौगिक हैं। तो पहला सबसे अच्छा उदाहरण देखिए फ्रेंड, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे वायुमंडल का एक गैस है जिसका वायुमंडल में प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स, 0.03%। और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही जिम्मेदार गैस है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी है कि मनुष्यों के कई क्रियाकलापों या श्वासोच्छ्वासन के फलस्वरूप भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। हम पेड़ों द्वारा दिए जा रहे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और अपनी सांस के द्वारा जो हम बाहर छोड़ते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो ये कार्बन का यौगिक रहा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम जानते हैं
दूसरा देखें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फ्रेंड्स हम सभी ये जानते हैं कि ये बहुत जहरीली गैस है, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। और ये गैस मुख्यतः कहाँ मिल जाती है? तो ये कोयले के जलने से, लकड़ी के जलने से या किसी भी कोल पदार्थ के जलने से जो गैस निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है। आगे देखें CH4 मीथेन, ये भी कार्बन का यौगिक है। इसी प्रकार अन्य यौगिक भी हैं और यौगिक हम केमिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते जहां भी जिस यौगिक का होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी बस इतना ही देखते हैं कि ये कार्बन के कैसे और किस तरह के यौगिक हैं। तो ये रहा कार्बन के बारे में। आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी अधातु है जो कि गैसीय रूप में है। इसका संकेत होता है फ्रेंड्स O और परमाणु क्रमांक 8, परमाणु द्रव्यमान 16। तो ये है ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक है 8 और परमाणु द्रव्यमान है 16। इसके बारे में हम देखेंगे, यह भी अधातु ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह प्रकृति में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है। ऑक्सीजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए जीवनदायिनी गैस है, जिसे पेड़ पौधों द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब तो कृत्रिम रूप से भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये रहा ऑक्सीजन। इसकी प्रकृति में उपस्थिति कितनी है फ्रेंड्स? तो ये है 21%। इसकी खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। और फ्रेंड्स ऑक्सीजन के बारे में हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन खुद नहीं जलता बल्कि जलने में सहायक होता है। अगर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करें, अगर किसी ऐसी जगह जो निर्वात में हो, जहां बिल्कुल भी हवा न हो, वहां आग नहीं जलती। क्यों? क्योंकि हवा ही नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन भी वहां नहीं है। तो ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है लेकिन खुद नहीं जलती, बल्कि जलने में सहायक होती है। और हाइड्रोजन जो कि जलता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद जो जल बनता है वो जल को आग को पूरी तरह बुझाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, खुद नहीं जलती। और इसके समस्थानिक कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो इसके भी 3 समस्थानिक हैं। वही परमाणु क्रमांक सभी के बराबर, बस परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो ये 3 समस्थानिक हैं ऑक्सीजन के। इसके बाद फ्रेंड्स ऑक्सीजन क्योंकि श्वसन के लिए बहुत उपयोगी गैस है ही, लेकिन अभी हमने कहा कि कृत्रिम श्वसन भी के लिए भी गैसें उपयोगी होती हैं। तो कृत्रिम श्वसन में क्या क्या होता है? तो कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन और हीलियम ये मिश्रित रूप से तैयार किया जाता है, जिसे कृत्रिम श्वसन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात श्वसन तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जाएं, जैसे गोताखोर लोग समुद्र की गहराई में जाएं या पर्वतारोही लोग, तो जो श्वसन के लिए गैस रहेगी, जो सिलेंडर रहेगा, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों ही होते हैं। इसके बाद एक और इसके बारे में अगर देखें तो जो द्रवित ऑक्सीजन होता है, अर्थात ऑक्सीजन जो कि गैस है, लेकिन अगर इसे द्रवित रूप में लाकर प्रयोग किया जाए तो द्रवित ऑक्सीजन
का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का एक अपर रूप भी है फ्रेंड्स, जिससे हमें जानना चाहिए नहीं, हम सभी जानते हैं, बस ये नहीं जानते ये अपर रूप है। तो ऑक्सीजन का अपर रूप ओजोन, जिसका संकेत है O3। और ओजोन के बारे में हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ओजोन हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को रोकता है, जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करता है, तो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। और ये हमारे वायुमंडल के किस मंडल में स्थित है? तो ये समताप मंडल में है। और हम सभी ने फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ा है कि इसमें अब छिद्र होते जा रहे हैं, अर्थात इसकी जो मोटाई है वो कम हो रही है। किसके वजह से? CFC और ग्लोबल वार्मिंग। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन परत में छिद्र करने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक प्रमुख कारण है। इसी कारण से ओजोन की लेयर को बचाए रखने के लिए एक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, विश्व स्तर का मुद्दा हो गया, क्योंकि अगर ओजोन परत में छिद्र हुआ या ओजोन परत को हानि हुई तो पूरे विश्व की जीव प्रजाति को खतरे में डाल सकती है ये घटना। तो इसी कारण से ओजोन लेयर को बचाने के लिए, इसके संबंध में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन का अपर रूप ओजोन, जिसका संकेत है O3, ये समताप मंडल में है और इसमें छिद्र हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ओजोन जिसका जो महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यह सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को रोकता है, और अगर इसको नुकसान होगा तो ये पूरे विश्व की मानव जाति, जीव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा। इसी कारण से पूरी दुनिया में इसे बचाने के लिए जागरूकता लाने हेतु, लोगों को जागरूक करने हेतु 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स ऑक्सीजन के बारे में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा फ्रेंड्स। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको याद करना पड़े, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं अधातुओं में ही कुछ तत्व। हमने कार्बन और ऑक्सीजन को देखा, इसके बाद हम सल्फर को देखते हैं। अब जिसका संकेत है S, इसका परमाणु क्रमांक है 16 और परमाणु द्रव्यमान है 33। सल्फर फ्रेंड्स, जिसे इसी का उपनाम या इसे ही कहा जाता है गंधक अर्थात स्मेल। तो फ्रेंड्स अगर हम सामान्य अपने व्यवहारिक आसपास में दैनिक कार्यों में देखें कि गंधक या सल्फर की उपस्थिति कहाँ देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स प्याज और लहसुन में जो गंधक आती है वो सल्फर की ही उपस्थिति को बताते हैं, यानी वहाँ उसमें क्या स्थित है? सल्फर। तो ये अधातु है और ये गैसीय रूप में ही है, और हम अपने डेली लाइफ रूटीन में भी सल्फर को महसूस कर सकते हैं। और इस पृथ्वी के पटल पर अर्थात भूपर्पटी पर इसकी उपस्थिति कितनी है फ्रेंड्स? इसकी उपस्थिति है 0.05। वायुमंडल में नहीं बल्कि भूपटल पर अर्थात भूपर्पटी पर इसकी उपस्थिति है 0.05%। और इसके यौगिक देखें, इसके यौगिक के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। सबसे उपयोगी यौगिक देखें तो H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल,
ये सल्फर का यौगिक है फ्रेंड्स, और ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण यौगिक है सल्फर का। एक और यौगिक देखिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये यौगिक हानिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है ये फ्रेंड्स हम अपने भूगोल विशेषांक में पढ़ेंगे या देखेंगे, तो आप वहां चेक करें, या आगे वीडियो और भी बनेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। अम्ल वर्षा वही है जो वातावरण में जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी हानिकारक गैसें वायुमंडल में उठकर बादल बनने के जहाँ से वायुमंडल में ऊपर उठकर एक लेयर बना लेती हैं, और जब वर्षा होती है बरसात के मौसम में, पहली बारिश, दूसरी बारिश शुरुआतों में, तो ये सब बारिश के साथ धरती पर आते हैं और कई तरह की बीमारियां, कई तरह के हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं। यही कारण है फ्रेंड्स कि हमारे घरों में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहली बारिश में भीगना अच्छा नहीं है। तो ये रहा सल्फर के बारे में। इसका महत्वपूर्ण यौगिक H2SO4 एक हानिकारक भी है, SO2 और भी यौगिक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और H2SO3 इत्यादि अनेक यौगिक हैं, जिनमें से इनका नाम जानना हमारे लिए जरूरी था। तो ये रहा सल्फर के बारे में। इसके बाद हम फास्फोरस को भी देखेंगे। फास्फोरस भी अधातु ही है, तो फास्फोरस के बारे में देखते हैं। फास्फोरस इसका संकेत है P, जिसका परमाणु क्रमांक है 15 और परमाणु द्रव्यमान है 31। फास्फोरस ये फ्रेंड्स इसकी खोज करने वाले के बारे में पहले हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फास्फोरस की पहचान कैसे होगी। तो फास्फोरस जो कि रंगहीन है, इसमें कोई भी रंग नहीं है, लेकिन इसमें सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। ये रंगहीन है, अर्थात देख के तो नहीं जान सकते कि फास्फोरस है, लेकिन इसमें गंध होती है जो कि सड़ी हुई मछली की तरह लगती। तो ये फास्फोरस की पहचान, इसका खोज किसने की थी? तो फास्फोरस को खोजने वाले अर्थात पीरियोडिक टेबल में एक और तत्व ढूंढकर लाने वाले थे लेवाजिए। जिन्हें रसायन का राजा भी कहा जाता है। लेवाजिए ने फास्फोरस को ढूंढा और इसका एक प्रमुख यौगिक है फ्रेंड्स फास्फीन। PH3 अर्थात फास्फीन। फास्फोरस का ये एक प्रमुख यौगिक है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और फास्फीन का उपयोग इसके बारे में यही, इसका एक प्रमुख यौगिक है PH3 जिसका नाम है फास्फीन। ये फास्फोरस का यौगिक है। और फास्फोरस के संबंध में फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण है वो है इसके अपर रूप। और अपर रूप क्या होते हैं फ्रेंड्स? अभी हमने देखा ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो, अपर रूप कहलाते हैं। तो फास्फोरस के 3 अपर रूप हैं, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस
काला फास्फोरस। 3 फास्फोरस है जिनमें से मुख्यतः 2 ही अपर रूप, इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और प्रकृति में है भी, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस का उपयोग दैनिक जीवन में होता है, हम सभी ने देखा है, माचिस की तीली। जो माचिस की तीली में जितना बारूद होता है जो हमें दिखता है वो होता है फ्रेंड्स लाल फास्फोरस, अर्थात फास्फोरस का अपर रूप। और श्वेत फास्फोरस, इसके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है, खास बिंदु इसके लिए कि इसे जल में डुबोकर रखा जाता है, अर्थात प्रकृति में स्वतंत्र इसे नहीं रखा जाता बल्कि जल में डुबोकर रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलने लगता है। जो श्वेत फास्फोरस है अर्थात फास्फोरस का अपर रूप है वह 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही जलने लगता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और तत्व था, हमने पढ़ा है कि उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता था। तो वो कौन सा तत्व था फ्रेंड्स? आप कमेंट अवश्य करें, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। तो श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलने लगता है। तो फ्रेंड्स जो जादूगर लोग कुछ ऐसे जादू दिखाते हैं कि वो अपने हाथों से किसी सिक्के को या किसी पदार्थ को फेंकते हैं और वहां से आग जलने लगती है, तो उसमें कोई जादू नहीं बल्कि ये होता है, अगर सिक्का है तो वो श्वेत फास्फोरस का होगा या कोई भी पदार्थ है वो श्वेत फास्फोरस उसमें उपस्थित होगा, अर्थात फास्फोरस का अपर रूप होगा, जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वो नमी से क्रिया कर लेता है, अर्थात 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उसे मिल जाता है वातावरण में और वह जलने लगता है। तो ये फास्फोरस के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे एक और तत्व है नाइट्रोजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन, इसका संकेत है कैपिटल N, परमाणु क्रमांक है 7 और परमाणु द्रव्यमान है 15। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन के बारे में हम सभी अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। और ये भी फ्रेंड्स कि जो वायुमंडल में गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, उनमें से एक गैस है नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में पाने का 78% है। और अगर इसके महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में हम देखें तो इसका अर्थात नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण यौगिक है अमोनिया। जिसके अमोनिया को प्राप्त करने की जो विधि है वो है हैवर विधि। और फ्रेंड्स हमने अपने स्कूली जीवन में साइंस जब पढ़ा होगा तो उसमें यह विधि 11th, 12th या 10th के साइंस में जरूर पढ़ा है। हैवर विधि, नाइट्रोजन से अमोनिया को प्राप्त करने की हैवर विधि, और यही नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। तो ये इतना अमोनिया के बारे में। तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है अमोनिया। इसके एक फ्रेंड्स हमने सुना होगा कि एक ऐसी गैस होती है जिसे स्मेल करने के बाद लोग न चाहते हुए भी हंसने लगते हैं,
और एक ऐसी गैस है जिससे आंखों में पड़ने के बाद या जिसके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति न चाहते हुए भी रोने लगता है, उसकी आंखों में जलन होने लगते हैं, आंसू बाहर आते हैं। तो दो गैस है, एक हास्य गैस और एक आंसू गैस। हास्य गैस है फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड। जिसका रासायनिक सूत्र है NO2। नाइट्रस ऑक्साइड ही है जिसके संपर्क में आने के बाद हंसी अपने आप आती है, यही है हास्य गैस। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि किसका यौगिक है? नाइट्रोजन का। आंसू गैस फ्रेंड्स नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये जब आंखों के संपर्क में आता है तो बहुत ही ज्यादा जलन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आंखों से आंसू आने लगते हैं। और इसमें एक धुंध होती है गहरे भूरे रंग की, वो धुंध होता है जब ये वायुमंडल में छोड़ा जाता है या आता है तो वहां के ऑक्सीजन से क्रिया करके एक धुंध का लेयर बना लेता है। तो ये दोनों यौगिक है नाइट्रोजन के, हास्य गैस और आंसू गैस, जो कि उपनाम है नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के। तो ये नाइट्रोजन के बारे में था। नाइट्रोजन के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, नाइट्रोजन फ्रेंड्स पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर पौधों को नाइट्रोजन नहीं प्राप्त हुआ तो पौधों की वृद्धि नहीं होगी। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। और ऐसी जगहों पे जहां पे नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, जिस भूपटल पर जिस जगह पर नाइट्रोजन की कमी होती है फ्रेंड्स, वहां अधिकतर पौधे कीट भक्षी होते हैं। तो यहां से एक तथ्य सामने आता है कि कीट भक्षी पौधे उन जगहों पर ज्यादा होते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो कीट भक्षी का रूप भी इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कीटों को खाकर जितने नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि के लिए, वो कीटों को खाकर या मारकर प्राप्त करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे उन जगहों पर ज्यादा इस कारण से होते हैं क्योंकि वहां नाइट्रोजन की कमी होती है और फिर वो कीटों को खाकर या मारकर आवश्यक नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। अगर वो प्रकृति में भूपटल में प्राप्त हो जाए तो सही, नहीं मिला तो वहां कीट भक्षी पौधे ही वृद्धि कर पाएंगे। तो ये नाइट्रोजन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। एक और तथ्य है फ्रेंड्स, वायुयान के टायर, जो भी वायुयान है विभिन्न प्रकार के, उनके जो टायर होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है। अन्य गैसों का दबाव फ्रेंड्स, जो अन्य गैसें होती हैं उनका दबाव और तापमान अर्थात दाब और तापमान दोनों ही उच्च होते हैं बाकी गैसों की नाइट्रोजन को छोड़ के। और इस प्रकार जब वायुयान नीचे उतरते हैं या रुकते हैं तो उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण टायरों में विस्फोट होने का डर होता है। यही कारण है कि वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तापमान और दबाव दोनों ही अपेक्षाकृत
कम होता है और विस्फोट होने की संभावना काफी हद तक कम रहती है। तो ये रहा नाइट्रोजन के बारे में जो कि महत्वपूर्ण था। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रत्येक तथ्य उठाए जाते हैं और इनमें से किसी भी एक तथ्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन को देखा था अधातुओं में, और आज के लेक्चर में हमने अधातुओं के संबंध में इन तत्वों को देखा, उनके बारे में जाना, उनकी विशेषताओं को जाना, उन तथ्यों को जाना जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कल या अगले लेक्चर में हम अक्रिय गैस समूह और हैलोजन समूह, ये दोनों ही अधातु हैं और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।